कभी कभी कुछ ना करके भी हम कुछ अचीव कर सकते हैं और बिना कुछ खाए हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं। उसको बोलते हैं उपवास, मतलब फास्टिंग। और उसके साथ एक वर्ड जुड़ गया है आजकल, ऑटोफेजी। तो उसके मॉलिक्यूलर डिस्कशन में जाए बिना आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि इससे कैसे फ़ायदा होता है, कब फ़ायदा होता है और हमको कैसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारा शरीर ना एक घर है और इंडियन घरों का एक प्रॉब्लम होता है, कुछ फेंका नहीं जाता। तो हम घर में सामान लाते रहते हैं और स्टोर हाउस हमारे भरते जाते हैं और कचरा भी भरा रहता है और हमको सामान सही से रखने की, यूज़ करने की जगह भी नहीं मिलती। वही होता है अगर हम कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिगर होते रहते हैं। रीसाइक्लिंग वाले सिस्टम को हम ऑटोफेजी बोलते हैं। मतलब अपनी ही बॉडी के जो डैमेज प्रोटीन्स हैं, डैमेज सेल्स के पार्ट्स हैं और डैमेज सेल्स इटसेल्फ हैं, उसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके और रीयूज़ कर ले। ये कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में चलता रहता है, लेकिन ये बहुत कम लेवल पे चलता है अगर हम कंटिन्यूअसली खाते रहें। फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, तो हम मौका देते हैं उसको एक हायर लेवल पे जाने का। तो उससे फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं? अगेन, हमारी बॉडी एक घर है, तो ये खिड़कियाँ खोलने का काम करता है। मतलब हमारे ब्रेन का फॉग कम करता है, जो बहुत ज़्यादा कार्ब लोड से हो सकता है। मेंटल क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये प्लम्बर का काम करता है और सब पाइप्स को, मतलब ब्लड के वेसल्स को क्लीन करता है। साथ ही साथ जो हार्ट के मसल्स हैं जो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, उनको इस टाइम पे, फास्टिंग के टाइम पे रिपेयर करने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक्स बनने का चांस कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स ओवरऑल थोड़े ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। जब भी हम खाने की ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एक तरह का स्टार्च होता है। तो अगर हम फास्ट करते हैं तो वो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी यूज़ करती है और वो ग्लाइकोजन रिसाइकिल होता रहता है। उससे हमारी लिवर की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। और लास्टली जो घर की नींव है, फाउंडेशन है, उसको रिपेयर करने में काम करता है। ये हमारी लॉन्जेविटी बढ़ा सकता है। अभी ह्यूमंस में ये टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि फास्टिंग से लॉन्जेविटी बढ़ती है कि नहीं, लेकिन एनिमल्स में जिनका लाइफ स्पैन कम है उसमें टेस्टिंग हुई है और कुछ फ़ायदे देखने में मिले हैं। और ये हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में भी देखा है, बहुत सारे लोग बहुत लंबा जीते हैं और वो बहुत कम खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में तो अपन फास्ट कर ही रहे हैं, तो उससे हो जाएगा? नहीं, फास्टिंग के इफ़ेक्ट्स चालू होते हैं करीब 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका रहता है, हमारे इंसुलिन लेवल्स फॉल होना चालू होते हैं। ये जितने भी मैं घंटे बोल रहा हूँ, ये सब किसी में वो 8 भी हो सकता है, किसी में 16 भी हो सकता है। ये सब एवरेजेस हैं और अप्रॉक्सिमेट हैं। तो अप्रॉक्स 12 घंटे में डाइजेशन कंप्लीट होता है, 16 से 18 घंटे में अपनी सफाई-वफाई लगना चालू हो जाती है। फैट्स को बर्न करना चालू करती है बॉडी, ऑटोफेजी का लेवल थोड़ा-सा बढ़ने लग जाता है। 24 घंटे तक का जो फास्ट होता है, उसमें ऑटोफेजी का लेवल्स मोर और लेस हम बोल सकते हैं अच्छे लेवल पे पहुंच चुका रहता है। 48 घंटे की अगर हम फास्टिंग करते हैं तो वो डीप रेनोवेशन चालू होता है, लेकिन उसी से बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी पैदा होते हैं। बिना मेडिकल एडवाइस के 24 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग किसी को नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को इतनी भी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बताएंगे अपन। तो फास्टिंग करना कैसे है? हमारे यहाँ के हर कल्चर में ना फास्टिंग का कोई ना कोई तरीका दिया गया है। भले ही वो महीने में 2 बार एकादशी का उपवास हो, हर सोमवार का उपवास हो, नवरात्रि के टाइम पे साल में 2 बार 9-9 दिन का उपवास हो, या फिर रमज़ान के टाइम पे रोज़े रखना हो। इन सबको अगर सही तरीके से किया जाए तो इन सब से हमको हेल्थ में भी बेनिफिट मिल सकता है, जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है उसके अलावा। लेकिन सही तरीके के बारे में अपन आएँगे। हम में से ज़्यादातर लोग वो नहीं कर रहे हैं। बट बहुत सारे मॉडर्न फास्टिंग के मेथड्स भी ट्रेंडिंग हैं। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको साइंटिफिकली टीआरई बोलते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कि आप इतने टाइम खाएँगे और इतने टाइम नहीं खाएँगे। ज़्यादातर वो 8-16 का साइकिल रहता है, मतलब 8 घंटे खाना है, 16 घंटे नहीं खाना है। ये हमारी लाइफ़स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना रिलेटिवली ईज़ी है कि आप शाम को 7 बजे किचन बंद कर दो, रात का जो सोने का टाइम है वो निकल गया, सुबह 10-11 बजे के बाद ही फिर खाना खाना चालू करो। जितने टाइम सो रहे हैं उतने टाइम भी ऑटोफेजी चालू रहती है। फास्टिंग का बेनिफिट सोते टाइम में भी मिलता है, उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। इससे लेट नाइट बिंजेस भी प्रिवेंट होते हैं और हमारे इंसुलिन के स्पाइक्स बहुत सारे प्रिवेंट हो जाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदे मिलते हैं और इसके लिए कोई अलग से आपको स्पेशल खाना खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो घर का खाना है उसी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। गाइडलाइंस अपन बताएंगे। फिर एक 5-2 मेथड है, मतलब 5 दिन नॉर्मल खाना खाओ और 2 दिन बॉडी को रेस्ट दो। उसी का एक वर्जन सोमवार को उपवास करना भी है। तो इसमें 24 आवर रीसेट करना रहता है। मतलब आप
जिस दिन नॉर्मल खा रहे हैं उस दिन रात को 7-8 बजे खाना खा लीजिए और अगले दिन फिर सीधे 7-8 बजे अगले शाम को खाइए। तो डिनर टू डिनर फास्टिंग है। अगेन जैसा पहले भी बोला था 24 घंटे तक अगर हम फास्ट करते हैं तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। फिर ना फास्टिंग का एक जुगाड़ भी है। पता नहीं कैसे ये इंडिया से नहीं निकला है, ये वेस्ट से आया है, लेकिन इसको अपन इंडियन बना के करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो दो चीज़ों से हमारे ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा बढ़ते हैं। उन दो चीज़ों को अगर अपन अवॉइड करें तो बाकी चीज़ें अपन थोड़ी बहुत खा सकते हैं। वो दो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन स्पाइक होता है और प्रोटीन से ग्रोथ स्पाइक होता है। तो हम अगर सिर्फ फाइबर, वाटर और फैट इनको मिला के अगर हम डाइट रखें तो हम फास्टिंग मिमिकिंग डाइट बोलते हैं उसको। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे नाश्ते में अखरोट या बादाम खा लिया, उसके साथ हर्बल टी पी ली, फिर लंच और डिनर के लिए सिर्फ सब्जियां खाएं। और वो कौन सी सब्जियां जिसमें स्टार्च ना हो। तो लंच और डिनर में आलू की सब्जी बना के नहीं खानी है। लौकी, करेला, पालक, मेथी, सरसों, इस तरह की लीफी और एकदम कम स्टार्च वाली वेजिटेबल्स जो बेसिक इंडियन देसी वेजिटेबल्स हैं वो खानी है। आलू देसी नहीं है ना, पता है आपको। ये महीने में 5 दिन ऐसा उपवास करना है। तो इससे हमारा ऑटोफेजी स्टिमुलेट होता है और ग्रोथ फैक्टर्स थोड़े कम होते हैं, इंसुलिन लेवल्स डाउन आते हैं। उससे हमारी बॉडी को रीसेट होने में हेल्प मिलती है। ये बेसिकली वेस्ट से आया हुआ प्लान है, तो इसमें ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल और ब्रोकली और ये सब की बात थी। मैं आपको इंडियन वर्जन्स बता रहा हूँ। मूंगफली का तेल और थोड़ा कम क्वांटिटी में, लेकिन नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। बट रोटी, चावल, दाल और नॉनवेज नहीं खाना है। एनिमल प्रोडक्ट्स को इन जनरल अवॉइड करना है क्योंकि वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स पे कि उपवास कैसे करना है। पहले ट्रेडिशनल उपवास की बात कर लेते हैं। साबूदाना हमारा सबसे बड़ा स्टेपल है उपवास के टाइम पे। टेस्टी तो लगता है बट वो हाईली प्रोसेस्ड प्योर स्टार्च है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, और एक्चुअली वो देसी भी नहीं है। टेपियोका प्लांट जो है वो ब्राज़ील से इंडिया में आया है अभी कुछ ही 100 साल पहले। दूसरी चीज़ जो हम उपवास में करते हैं, मिठाइयाँ अलाउड है। एक्चुअली उपवास के खाने को ना फलाहार बोलते हैं। उसमें सिर्फ फल खाना रहता है, लेकिन हमने शॉर्टकट्स निकाल निकाल के, उसमें दूध अलाउड था तो शक्कर भी तो अलाउड होगा, तो हम बर्फी ही खा लेते हैं। तो उपवास कर रहे हैं और काजू कतली खा रहे हैं तो आप उपवास का फायदा नहीं ले रहे हैं। उपवास के टाइम पे हमको खाना चाहिए राजगीरा या कुट्टू। वो हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं अपने अनाज से। नट्स एंड सीड्स लेने चाहिए। थोड़ा सा दही या छाछ ले लेना चाहिए। और ऐसे करके अगर हम उपवास करेंगे तो हमको फायदा होगा, उसमें भी दही कम। उपवास के टाइम पे याद रखिए 3 चीज़ों को अवॉइड करना है, स्टार्च को, प्रोटीन्स को और एनिमल प्रोडक्ट्स को। तो थोड़ा बहुत अगर आप छाछ ले ले रहे हैं, थोड़ा बहुत खाने में घी डाल ले रहे हैं, तो इन दोनों में ज़्यादा प्रोटीन नहीं रहता है, ये चल जाता है। लेकिन अगर हम उपवास के टाइम पे बैठ के श्रीखंड खा रहे हैं तो वो हम कोई उपवास नहीं कर रहे हैं। सेम वे रमज़ान में रोज़ा तोड़ते ही अगर आप फ्राइड पकोड़े और फ्राइड चिकन खा रहे हैं या समोसे खा रहे हैं तो वो पूरे दिन के रोज़े का हमको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उपवास खोलना कैसे है, याद रखिए घर की अभी अभी अपन ने सफाई की है, मस्त पोछा लगाया है, उसके ऊपर जाके सीधे डांस करना चालू कर देंगे तो धड़ाम से गिरेंगे। इसलिए धीरे धीरे चलना चालू करना है। वार्म सूप से या ऐसी किसी चीज़ से चालू करिए। फिर थोड़ी देर बाद कुछ नरम खाइए, जैसे दलिया या खिचड़ी खाइए, और फिर उसके बाद अपने नॉर्मल खाने की तरफ जाइए। तब जाके हम उपवास का एक्चुअल फायदा ले पाएंगे। कैंसर की बात नहीं की अभी तक अपन ने, कैंसर के बारे में आएंगे। किन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए? प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग वो टाइम है जब आपकी बॉडी कंस्ट्रक्शन मोड में है, एक नई लाइफ को आप बना रहे हैं या सस्टेन कर रहे हैं। उस टाइम पे आप उपवास नहीं कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग उस टाइम पे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं रहती है। अगर आपका वेट नॉर्मल से कम है तो आपको उपवास नहीं करना चाहिए। बच्चों का अगेन वो ग्रोइंग फेज है, उनको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, उनसे इस तरह के उपवास नहीं कराने चाहिए। फिर कुछ तरह की बीमारियां, जैसे फास्टिंग से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने का चांस रहता है। तो अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं और आपका शुगर एकदम डेंजरस लेवल पे ड्रॉप हो गया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से बात करके, दवाइयाँ एडजस्ट करके उसके बाद ही फास्टिंग के बारे में डिसीजन लीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिए। जिनका किडनी बराबर से काम नहीं कर रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उनको भी फास्टिंग बहुत केयरफुली करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करके ही कीजिए
क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। आपकी फास्टिंग काम कर रही है कि नहीं उसके भी 4 साइंस बताएँगे, बट पहले कैंसर की बात कर लेते हैं। तो कैंसर और फास्टिंग का रिलेशनशिप ना वो बड़ा मॉडर्न सिचुएशनशिप टाइप का है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। फास्टिंग से कैंसर प्रिवेंट होने का हमको फ़ायदा मिलता है। वो इतनी देर से हम यही सब बात कर रहे थे कि ग्रोथ हार्मोन्स जो एक्चुअली कैंसर को भी बढ़ा सकते हैं, उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डैमेज सेल्स हैं उनको हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देगी। तो वो फ़ायदा मिलता है, थोड़ा-सा बेनिफिट है। जो लोग फास्ट करते हैं उनको कैंसर होने का रिस्क थोड़ा कम रहता है, और जो लोग ओवरवेट और टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, उनमें कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब कैंसर हो गया है, उस टाइम पे अगर हम फास्ट करें तो 2 इश्यूज़ आते हैं। एक तो कैंसर पेशेंट्स का वेट लॉस वैसे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी खाते हैं, और वो कुछ मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जितना वो एनर्जी खा रहे हैं उससे ज़्यादा वेट लॉस करते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम फास्ट करके और वेट लूज़ करेंगे, तो जिस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी टाइम पे हम बॉडी को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कैंसर सेल्स बहुत शाणे होते हैं। वो ऑटोफेजी को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो अपने ही डैमेज्ड कैंसर सेल्स को ऑटोफेजी यूज़ करके डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो सेल्स कीमोथेरेपी और रेडिएशन से अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकते हैं। इसलिए फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं कैंसर के टाइम पे, तो अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके ही करिए, इट कैन बी डेंजरस। एक सिचुएशन है जहाँ पे रिसर्च है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है फास्टिंग का, वो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने में। तो और कीमोथेरेपी से 24 घंटे पहले और कीमो के 24 घंटे बाद अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, ये सब अगेन ये सब जो घंटे बोल रहा हूँ वो अंदाजे से हैं। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होने का डेफ़िनेट एविडेंस मिल रहा है, और हो सकता है कि कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट भी थोड़ा-सा बढ़ जाए, वो शॉर्ट टर्म फास्टिंग से। इसलिए कुछ लोगों में ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके कीमो के टाइम पे फास्ट कर लेना ओके है, प्रोवाइडेड आपका बॉडी वेट नॉर्मल से कम नहीं है। अब फास्टिंग काम कर रही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वेइंग स्केल में दिखेगा ना। तो वेइंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट मेजर नहीं है हमारी बॉडी की हेल्थ का। वो देख के हमको अच्छा या बुरा लग सकता है, लेकिन वो एक स्मॉल मेजर है। आपको अगर एनर्जी दिन भर ऐसा फील होता है कि बहुत एनर्जी है, फिर एकदम ड्राउजी फील हो रहा है, फिर बहुत एनर्जी, तो ये साइन हो सकता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। अगर आपको दिन भर एक स्टेबल मोर और लेस एनर्जी मिल रही है, तो वो एक साइन है कि फास्टिंग इज वर्किंग। अगर आपके दिमाग के जाले थोड़े कम हो रहे हैं, थोड़ा मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा लग रहा है, दैट इज़ अ साइन दैट फास्टिंग इज वर्किंग। अगर आपका ब्लोटिंग कम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन कम हो रहा है, आपका डाइजेशन आपको बेटर फील हो रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। और लास्टली, अगर आप हंगर को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा इशू ये रहता है कि हम बोल देते हैं भूख लग रही है तो थोड़ी देर सहन कर लो, बट वो हंगर कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। अगर आप हंगर कंट्रोल बेटर कर पा रहे हैं, तो वो एक साइन है कि आपकी फास्टिंग काम कर रही है। तो आपको कैसे फास्टिंग करना है? घर आपका है, डिसीजन आपको लेना है। इंजीनियर जो मतलब जो डॉक्टर हैं आपके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट करके ही लीजिए। लेकिन कौन सा फास्टिंग आपकी लाइफस्टाइल में और आपकी हेल्थ के हिसाब से सही है, वो आप ही चूज़ कर सकते हो। किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा होता है, कोई एफएमडी ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। इसके कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि सबको एक ही चीज़ करनी चाहिए। मैं एडवाइस देता हूँ कि सबसे सिंपल, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको लग रहा है तो उससे चालू करिए। उससे ज़्यादा अगर आप फास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले वो एक ट्राई करके देखिए, अगर वो काम करता है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है? हमारी दादी के टाइम पे ना किचन अलग रूम हुआ करता था, उसमें ताला लग जाता था। अभी किचन हमारे घर का पार्ट ही होता है, उसमें ताला लगाना मुश्किल है। लेकिन अब वर्चुअली किचन पे 7 बजे ताला लगा दो और सुबह 7 बजे तक उसको खोलो मत। इससे चालू करते हैं, देखते हैं। जो भी फास्ट कर रहा है उनके साथ शेयर करिए।